मनु, आप देख रहे हैं देश का सवाल। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। बीएलए ने कसम खा ली है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का अब वक्त आ गया है। तभी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। बीएलए का दावा है कि इस साल अब तक पाक सुरक्षा बलों के 350 से ज्यादा सैनिकों को वो ढेर कर चुका है। उधर बीएलए ने पाकिस्तान के उस दावे को भी झूठा करार दिया है जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि ट्रेन हाईजैक के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। एक तरह से बीएलए ने पाकिस्तान को ऐसे जख्म दे दिए हैं जो शहबाज सरकार के लिए नासूर बन गए हैं। हमले पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान बेदम होता जा रहा है। तो आज बात पाकिस्तान की होगी, बलूचिस्तान की होगी और इस खास पेशकश में हमारे साथ मेहमान भी होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट पर नजर डालिए। खंड खंड होगा पाकिस्तान, अलग होगा बलूचिस्तान। इस बार बलूचिस्तान अलग होकर ही मानेगा। पहले ट्रेन हाईजैक, अब पाक सेना पर अटैक। बलूचिस्तान ने ठान लिया, पाकिस्तान पर वार किया। अलग होकर ही मानेगा बलूचिस्तान। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। लड़ाकों ने कसम खा ली है कि इस बार चाहे जो हो जाए, बलूचिस्तान को अलग करके ही दम लिया जाएगा। ट्रेन हाईजैक के हुए अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तानी सेना के काफिले पर एक बड़ा हमला हो गया। खबर क्या है, जरा तस्दीक कीजिए। बलूचिस्तान के नौशकी जिले में एक आत्मघाती हमला हुआ। पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया। ट्रेन हाईजैक के बाद बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया। बीएलए के प्रवक्ता जियान बलूच का बयान सामने आया। एक आत्मघाती हमलावर ने एक बस को निशाना बनाया, उसके बाद दूसरी बस पर गोलीबारी की। काफिले में कुल मिलाकर 8 बसें थी। हमले में एक बस पूरी तरह से तबाह हो गई। बीएलए के फतेह दस्ते ने बस को पूरी तरह से घेरा। बस में मौजूद सभी सैनिकों को मार डाला गया। एक सप्ताह के भीतर बलूच विद्रोहियों का यह दूसरा बड़ा हमला है। मंगलवार को बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक कर ली थी। ट्रेन में 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। ट्रेन पर कब्जा करने के बाद बीएलए ने बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को जाने दिया था। उधर पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उसने सभी बंधकों को रिहा कर लिया, लेकिन बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के दावों को झूठ बताया और कहा कि 214 बंधकों को मार दिया गया जो पाकिस्तानी सेना के जवान थे। बीएलए के दावों पर गौर करें तो साल 2025 में कुल मिलाकर 26 हमलों में 350 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। 2024 में 76 हमलों में 151 से ज्यादा पाक सैनिक ढेर हुए हैं। 2023 में 29 हमलों में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। 2022 में 50 हमलों में 80 से ज्यादा पाक सैनिक ढेर हुए हैं। 2021 में 13 हमलों में 21 से ज्यादा पाक सैनिक ढेर हुए। ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले साल दर साल बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के सैनिक ढेर हो रहे हैं। शहबाज की टेंशन बढ़ रही है। पाकिस्तान के खंड खंड होने का डर सता रहा है और सबसे बड़ी बात लग रहा है कि बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान को हर हाल में अलग करने की कसम खा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुमित पीर राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ होंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले जेकेएस परिहार साहब के पास चलूंगा। परिहार साहब, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात बहुत खराब होने वाले हैं? और हाल के दिनों में देखा जाए या हाल के दशक में देखा जाए, पाकिस्तान का सबसे बुरा दौर चल रहा है क्योंकि उसके अंदरूनी हालत तो जैसे हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो लगातार टीटीपी के धमाके झेल रहा है, उनकी धमकियां झेल रहा है, उनकी तरफ से जो हमले हैं उनको झेल रहा है। और दूसरी तरफ अब बलूचिस्तान यानी कि बीएलए आर्मी ने भी संकेत किस तरीके से दिए हैं ये हम तस्वीरों में देख सकते हैं।
बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोविंस अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो करीब 40% पाकिस्तान जो है इसमें कवर हो जाता है। पॉपुलेशन बहुत कम है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एक तरह से बलूचिस्तान को इन्होंने पूरा सप्रेस करके रखा हुआ, और उसका चाइना का उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट सीपीसी प्रोजेक्ट की वजह से हो चुका है। और चाइना की पूरी कोशिश ये है कि बलूचिस्तान और पीओके को वो पाकिस्तान से लीज पे ले ले 100 ईयर्स के लिए। अब इस हालात में बलूचिस्तान में अनरेस्ट होना बहुत लाजमी है। दूसरा, वहाँ पर जिस तरह से पंजाबी लॉबी जो पाकिस्तान आर्मी की और एडमिनिस्ट्रेशन की रही है, उसने बलूचिस्तान में जीनोसाइड किया। वहाँ पर जिस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ और बलूचिस को इरेडिकेट करने की जो कोशिश हुई, उसका भी सारी दुनिया में जो है काफ़ी उसकी निंदा हुई है और ये इंसर्जेंसी उनकी बड़ी है। बलूच आर्मी जो है, लिबरेशन आर्मी, उसका टैक्टिक्स में अब कुछ चेंज आया है और अब उनके पास में ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो कि एजुकेटेड हैं और जो अब जो सोशल मीडिया और इंटरनेट में भी एक्टिव रहते हैं, और कुछ हद तक उनकी फंडिंग जो वो अफगानिस्तान, ईरान वगैरह से जो उनको मिलती रही है उससे, और जब तालिबान के अमेरिका के जाने के बाद में तालिबान ने अमेरिकन जो अस्त्रों का जखीरा है वो एक तरह से ओपन रहा, और उसकी वजह से इनके पास में अच्छे हथियार भी अफगानिस्तान और ईरान से मिले, तो इनका हमला अब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है। पाकिस्तान आर्मी में अनरेस्ट है। जनरल मुनीर और बाकी जनरल्स के बीच में एक वो सामंजस्य नहीं है जो पहले उसमें हुआ करता था। शहबाज शरीफ बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री हैं और चीन हावी होने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो इन हालातों में पाकिस्तान की आंतरिक व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था के अलावा भी चरमरा रही है, और बलूच लिबरेशन आर्मी अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल हुई है कि वो पूरे वर्ल्ड में अभी जो है ये लाइमलाइट में आ गया है। यद्यपि अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन देश, चाइना इसको मान्यता नहीं देते हैं, इसको आतंकवादी घोषित किए हुए हैं, मगर ये आतंकवादी नहीं है और ये अपने पिछले 50-75 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे अगर आप और इतिहास में जाएं तो बलूचिस्तान को तो पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने में कब्जे में लेके रखा हुआ था, तो ये फूटेगा जरूर। इसमें अफगानिस्तान का रोल ज़्यादा रहेगा। रहा सवाल भारत का है कि भारत सरकार इसमें किस हद तक इसको सपोर्ट करती है। मैं समझता हूँ कि हमें अब वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। ये दोनों ही बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो भारत के आंतरिक मामले जैसा मैं इसको समझता हूँ, और हमें इसमें डेफिनेटली हमें इसमें बलूचिस्तान के लोगों को पूरा सपोर्ट देना चाहिए, और उनकी सब पूरी हर तरह से कूटनीतिक रूप में तो एटलीस्ट हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बात आपकी ठीक है, और मुझे लगता है कि शायद बलूचिस्तान को भारत सपोर्ट कर भी रहा होगा, क्योंकि एक तरफ जो अफगानिस्तान की सरकार है, तालिबान की सरकार है, वहाँ पर भी चूंकि 3 बिलियन से ज़्यादा व्यापार को लेकर समझौता है, तो एक दूसरे के बीच आदान प्रदान चल रहा है, जिसके आरोप पाकिस्तान की ओर से भारत की सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि आजकल तालिबान के साथ भारत बहुत गलवैयाँ कर रहा है। इसकी भी आलोचना पाकिस्तान समय समय पर करता रहता है। लेकिन निपुण आलम बयान मेरे साथ मौजूद हैं। निपुण साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो लगातार संकेत निकल कर आ रहे हैं। बड़ा हमला यहां पर, पहले ट्रेन हाईजैक की, उसके बाद आज बड़ा हमला कर दिया। 90 लोगों के मारे जाने की बात बीएलए की तरफ से की जा रही है, और सबसे बड़ी जो बात है, ये जो सीपीईसी मार्ग है इस पर हमला किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक तरह से चाइना को भी संकेत है। देखिए, चाइना को तो स्पष्ट रूप से संकेत है बीएलए के द्वारा, और अवश्य नहीं, आप पहले से देखेंगे चाइना के तो इंजीनियर्स पर भी हमला हुआ है। यहाँ तक कि जो हम देखें ग्वादर पोर्ट के पास में जो होटल है वहां पर भी हमले हुए हैं, और अब भी स्पष्ट रूप से चीन को कहा जा रहा है कि अपना सीपाई वगैरह आप रोक दीजिए। तो ये स्पष्ट रूप से चाइना को मेंशन है। और देखिए, बलूचिस्तान की जो ये लड़ाई है, ये फ्रीडम फाइटर जैसे मुझसे पहले बोल रहे थे सर, बिल्कुल सही बात उस बात को बोल रहे थे कि दे आर द फ्रीडम फाइटर, और वो लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व को लेकर। आप देखिए, जैसे पहले तो केवल पाकिस्तान और पाकिस्तान के पंजाबी और सिंधी उनके एरिया में आकर उनको माइनॉरिटी बनाने का प्रयास करते हैं, फिर उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल भरपूर तरीके से पाकिस्तान करता है। ऊपर से चाइना आ रहा है, और चाइना की आज वहां पे बस्तियां दिखने लगी हैं। चौथा 5वां आदमी वहां पे आपको चाइनीज दिखने लगा है। इससे कहीं ना कहीं बलूचियों को लगता है कि 40%
पाकिस्तान का क्षेत्रफल हमारे पास है, 4% केवल आबादी है, रिसोर्सेज बड़ी मात्रा में है। हमको कोशिश ये कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन मिलकर कि हमको अपने रीजन में क्या कर दिया, माइनॉरिटी कर दिया जाए, यानी कि अल्पसंख्यक बना दिया जाए, और हमारे सारे रिसोर्सेज का दोहन कर केवल पाकिस्तान ने, चीन भी अपने लिए यूज के लिए करे। ऊपर से आप देखिए कि वहां पर लगातार जो आपका मछुआरों का मुद्दा, बलूचियों के पास में बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है रोजगार के। आप जानते हो कि जो वहाँ का पूरा जो वेदर है वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए माकूल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आपका डिजर्ट जैसा आपको देखने को मिलेगा बलूचिस्तान का वेदर। तो वहाँ मछुआरों के सामने आजीविका का संकट क्रिएट हो गया है। तो ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी क्षेत्र होगा, कोई भी लोग होंगे, तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान चीन को टारगेट करेंगे। और मैं तो बार बार इस बात को कहता आ रहा हूँ, इधर आपका देखिए खैबर पख्तूनख्वा में, देखिए खैबर पख्तूनख्वा की जो लड़ाई है और बलूचिस्तान की जो लड़ाई है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा में तो जो लड़ाई हो रही है, तो वही लड़ाई है जो पाकिस्तान ने पैदा किए थे, किसके लिए, पहले यूएसआर के लिए, और फिर बाद में इन्हीं मुजाहिदीनों को पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि भारत के अगेंस्ट कश्मीर में यूज किया जाए। जब हम देखते हैं कि 1989 में जब आपका रशिया वहां से निकल गया अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान की कोशिश की गई थी कि मुजाहिदीनों का प्रयोग किया जाए और कश्मीर का इस्लामीकरण किया जाए। तभी हम देखते हैं 90 में कश्मीर में आपको देखते हैं लाखों लोग वहां से रातों रात निकलने को मजबूर हुए थे। तो मैं कहूंगा तो दोनों को देखा जाए, लेकिन हो क्या आज की डेट में खैबर पख्तूनख्वा का टीटीपी और बलूचिस्तान का बीएलए, ये दोनों मिलकर एक्शन ले रहे हैं। और आपने सुना भी होगा, अब तो ये भी कहा गया कल की जो रिपोर्ट है कि जो टीटीपी का कहना ये है कि हम पंजाब के अंदर भी जाकर क्या करेंगे, हमले करेंगे। और वहां पे आप देखेंगे कई सारे टीटीपी के जो एक्टिविटीज हैं, फिदाइन जो हैं, वो पंजाब की पुलिस के द्वारा कल अरेस्ट भी किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आज उस दोहराए बयान को उस जगह खड़ा हो गया है जहां पर पाकिस्तान की बर्बादी जो है हर लिहाज से, पॉलिटिकली आपस में क्या है कि आपका अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली लीडरशिप या आपका पॉलिटिकल पार्टीज आपस में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सेना के अंदर आपको फाड़ देखने को मिलेगी, पुलिस का कोई वहां पे चल नहीं रहा है। मैं देख रहा था, आप देखेंगे फरजुल रहमान का आपने सुना होगा, जब वहां पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि बहुत सारा बलूचिस्तान में एरिया है जहाँ पे ना पुलिस जा सकती है ना आर्मी जा सकती है। तो जहां पर ऐसी स्थिति बन गई हो, तो ऐसे को मनोज जी कहा जाता है फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान आज एक असफल राज्य है। अब देखना यही है कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, बलूचिस्तान कब खंड खंड होगा। ये खंड खंड होगा। अब कुल मिलाकर जिन्हें दूध पिलाया अब वही डसने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की ना सेना को समझ में आ रहा है, ना उनकी सरकार को समझ में आ रहा है कि करें तो क्या करें। वो पूरा जोड़ तोड़ शाम दाम दंड भेद जो है इमरान खान को लेकर लगा रहे हैं कि इमरान खान किसी भी तरह से बाहर ना आ जाएं। अब सुमित पीर मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित पीर, ये भी कहा जा रहा है कि बीएलए एक तरफ से दबाव बनाए हुए है, लगातार हमले कर रहा है, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। टीटीपी ने बड़ा संकेत दे दिया, वो ये कहता है कि पाकिस्तान की, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सेना उसे चलाती है और सेना के पास वो देश है, ये कहा जाता है। तो वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सब सेना के कब्जे में है। इसलिए टीटीपी ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना कैंसर है। पिछले 77 साल में इसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम इसे जड़ से निपटा के रहेंगे। हम साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम सेना, सुरक्षा एजेंसियां और इनकी मदद करने वालों को पर हमला करेंगे, उनसे बदला लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अल खंदक एक अभियान चलाने के लिए नाम रखा है, अल खंदक। यह अभियान चलाया जाएगा। कितना खतरनाक आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए। सबसे तो मनोज जी, पहले आपने शो पे बुलाने के लिए आभार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान की विनाश की जो गाथा है ये काफी पुरानी है और इसका जो सूत्रधार है वो आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो है पाकिस्तान की फौज, जो चमेली का तेल, चंपी, कंगा, डायपर और बच्चों का दूध बनाती है। और ये बड़े बड़े डीएचए प्रोजेक्ट्स भी बनाते थे जहां से बहुत माल कमाते थे। एक टाइम में ये अफीम की खेती जो अफगानिस्तान में होती थी उसका माल इधर उधर करते थे, वहां से पैसे आते थे। और आसपास कोई जंग हुई तो पेड़ जहाद भी करते थे ये, मतलब कोई भी पैसे देते उनके लिए लड़ते थे। अब ये सारे चीज हो गए बंद। और जब से आसिम मुनीर आया है, ये देखिए, आसिम मुनीर एक पहला जनरल है
जिसका आईएसआई का हेड रह चुका है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड रह चुका है, अब आर्मी का हेड भी है, बट ये नॉन ओटीए से आया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से नहीं आया हुआ बंदा है, तो इसके खिलाफ एक रेजिग्नमेंट है। अभी अगर हम बात करें पीछे 4 महीने पहले, मनोज जी, बिल्कुल क्लियर टीटीपी ने कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्मी के एसेट्स पे हम हमला करेंगे। 4 महीने का टाइम दे रहे हैं, भागना भागो, संभलना संभलो, बाकायदा वार्निंग, एक प्रेस रिलीज जारी की थी टीटीपी ने, ठीक है जी। उससे पहले, अभी कुछ दिन पहले, बीएलए ने एक अधिवेशन बुलाया बलूचिस्तान में। बीएलए, बीएलएफ, इनका स्टूडेंट्स विंग, इनके जितने भी वॉरिंग फैक्शंस थे, सब मिलके ये बने ब्रास। ब्रास एक ऐसा संस्था है जिसमें बीएलए के सारे ये जितने मिलिटेंट फोर्सेस है वो, और सिंधु देश की आर्मी, ये सब मिलके ब्रास बना, और इन्होंने सर बाज़ाब्ता प्रेस विज्ञप्ति निकाली, प्रेस रिलीज निकाला और बताया हम आपके यहां टारगेटेड अटैक्स करेंगे। आपके दूसरे चैनल, इंग्लिश चैनल पे मैं कुछ दिन पहले था, तो मैंने बोला था भाई रमजान के महीने में इन्हें 2 बड़े तोहफे मिलेंगे पाकिस्तान की फौज को, एक तो परसों मिल गया और एक आज मिल गया, और आप देखिए ईद पे ईदी भी मिलने वाली है, और ईद पे ईदी भी मिलने वाली, पर शायद वो टुकड़ों में मिले। और अब तहरीके तालिबान भी इन पर अटैक करने वाला है, क्योंकि इन्होंने अफगानी रिफ्यूजियों को भगाया, इन्होंने पीछे तुर्कमान बॉर्डर बंद करके अफगानिस्तान का ब्लॉकेट करने की कोशिश की, इन्होंने अफगानियों का मजाक बनाया। जब वो हमारे विक्रम मिस्री साहब से मिले दोहा में, तो उन्होंने उसको मोदी सेना करके मीमे बना दी। इन्होंने हर उल्टा सीधा काम किया, और इन्होंने चाइना को बलूचिस्तान लिटरली बेच दिया। अब आप देखिए, चाइना, अगर आप बलूचिस्तान की बात करें, एक रिकोडेक नाम की माइन है, रिकोडेक में दुनिया का सेकंड बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व और दुनिया का सेकंड बिगेस्ट कॉपर रिजर्व है। ये लगभग चाइना को मिट्टी के दाम में बेचने को तैयार थे। और फिर बीएलए ने क्या किया, बीएलए के अंदर एक सुसाइड स्क्वाड है जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड ने एक विशेष संस्था बनाई जो चाइनीज को ढूंढ ढूंढ के मारने का काम करती है, और जो उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं उनको, वो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर देती है। बीएलए की एक विशेषता है, बीएलए कभी औरतों और बच्चों को नहीं मारता, बीएलए निहत्तों पे हमला नहीं करता, बीएलए कोई वो अल्लाह अकबर कह के फटता नहीं है, दे आर नॉट रेडिकल्स। ये मिलिट्री स्टाइल कॉम्बैट करते हैं, और निहत्तों पे कभी वार नहीं करते, औरतों के साथ कुछ नहीं करते। आप ट्रेन वाला इंसिडेंट देखिए, जितने भी इन फौजियों की बीवियां थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सबको उतारा। इन्होंने केवल पाकिस्तान की फौजियों को रिटर्न किया, और ये इसकी पूरी ये धमकी दे चुके थे, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चुके थे। जबकि तहरीके तालिबान का स्टाइल टोटली अलग है मनोज जी, वो दे डोंट केयर, वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रहे कौन मरे, दे डोंट केयर। वो तो 150 बच्चे, करीब 130 बच्चे मार चुका है अब हमले में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों को मारना तो सबसे बड़ा गुनाह होता है। बिल्कुल, यहाँ पे बलोचों का जो एक काम करने का तरीका है, उन्होंने कहा था बिल्कुल आर्मी की तरह काम करेंगे, कॉन्कर, कंसोलिडेट और मूव, ये 3 शब्दों का उन्होंने प्रयोग भी किया था, पर पाकिस्तान ने उन्हें हल्के में ले लिया। आज मैं 3 प्रश्न पूछूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जब ये बलोचों की मीटिंग हो रही थी बलूचिस्तान में, कहा था आईएसआई, कहा नया आईएसआई का चीफ, कहा पाकिस्तान की मिलिट्री का चीफ, कहा आसिम मुनीर। जब उन्होंने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए, आपकी इंटेलिजेंस बार बार फेल हो रही है। कहा है आपका नदीम अंजुम, किसके पेरोल पे आज के डेट में नदीम अंजुम, ये बताओ, तुमने उसका एक्सटेंशन नहीं दिया था। एक फॉर्मल आईएसआई चीफ को आपने जेल में बंद कर रखा है, और अब देखिए आपके साथ क्या क्या यहां त्रासदियां हो रही है। तीसरी बात, बशीर ज़ेब जो बीएलए का सबसे बड़ा लीडर था, जब ये ईरान गया, मैंने कई सारे चैनलों पे और डिजिटल चैनलों पे बोला, मैं कहा आईएसआई बताएं बशीर ज़ेब क्या करने ईरान गया, ईरान में उसका क्या काम है, और अगर वो ईरान गया, ये अधिवेशन हुआ, प्रेस रिलीजेस हुई, तो अब पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही थी। वास्तविकता ये है मनोज जी, 95% केपीके इनके हाथ से गया, और आज के डेट में लगभग 90-95% बलोचिस्तान भी इनके हाथ से गया। और मुझे लगता है ईद आते आते लगभग इनकी कहानी और हो जाएगी। 1971 की डेट याद कीजिए, जब इन्होंने 93,000 फौज के साथ सरेंडर किया था। 11 मार्च 2025 की भी वही डेट होगी जिस दिन इतिहास में ये लिखा जाएगा, आज पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान गया और इतने बड़े हमले हुए। अभी देखिए पीछे बन्नू में हमला हुआ, आसिम मुनीर ने कहा जिसने हमला किया हम छोड़ेंगे नहीं। 120 लोग बन्नू में मरते हैं, 200-250 लोग करीब अभी ट्रेन इंसिडेंट में मरते हैं। अभी यहां 90 सिपाही मारे गए। और अगर आप इस साल का आंकड़ा उठाए, जो ऑफिशियल आंकड़ा है, 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक 600 लोग मारे गए, 144 अटैक। निपुण आलम बयान मेरे साथ मौजूद है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। निपुण आलम साहब, जिस बात का जिक्र सुमित पीर कर रहे हैं, सुमित ने कहा कि साहब पहले ही बताया गया था, समझाया गया था, और प्रेस विज्ञप्ति जारी थी, घोषणा की गई थी कि हम ऐसा करने वाले हैं, उसके बाद पाकिस्तान चेता नहीं, बाकी सब छोड़ दिए।
पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद मुजीबुर रहमान ने करीब 20 दिन पहले यह कहा था कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, सरकार को होश नहीं है। ये दोनों इलाके पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की सेना से हाथ से बाहर जा चुके हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार को कुछ नहीं पता है और कभी भी ये पाकिस्तान से हट सकते हैं। एक सांसद, पाकिस्तान का एक सांसद पाकिस्तान की संसद में चीख चीख कर चिल्ला रहा है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है और 20 से 22 दिन बाद सामने इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं। जी, वो फजलुर रहमान थे जिन्होंने इस बात को बोला था। काफी बातें उन्होंने बताई थी कि केवल 5-6 डिस्ट्रिक्ट आप छोड़ दीजिए जहां पर थोड़ा बहुत मूवमेंट सेना का हो जाता है, बाकी सब जगह नहीं। लेकिन बात हुई है मनोज जी कि अगर पाकिस्तान की सेना, और देखिए पुलिस तो पहले सरेंडर कर चुकी है, पुलिस की तो बात वहां पे हो ही नहीं रही है अब कि पुलिस का क्या एक्टिविटी है क्या नहीं है, पहले तो काम पुलिस का होता है। जी। अब सेना की सीधे बातें हो रही है और जिस प्रकार से बीएलए टारगेट सेना को कर रही है और उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ तक कि अब चीन को टारगेट कर रही है, तो आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान की सेना किस तरह की दहशत में होगी। और मैं एक बात ये कहता हूँ कि जब आपको, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि सेना को पहले ही मतलब बीएलए ने पहले आपका घोषणा कर दी, बता दिया था, तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आप तो बड़ी दावा करते हैं आईएसआई का कि हमारी आईएसआई ये है और भाई वो तो ये कर देगी वो कर देगी। आप उलझे हुए हैं कहाँ पर? बाहर के मसलों में। आपको अंदर के मसले नहीं पता। आप बांग्लादेश में जा रहे हैं कि वहां पर शेख हसीना को हटाना है, आप जा रहे हैं सऊदी जा रहे हैं, आप तमाम तरह के और मामलों में उलझे हुए हैं। आप यूएनओ में जाके कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं। आप केवल अगर अपने जो आपको मिला था, जो सरदार पटेल जी ने कहा था कि हमें जो हमारा भारत मिला है हम उसको संवारेंगे, उसको बढ़ाएंगे, हमने हमेशा अपनी लकीर को बड़ा करने का प्रयास किया और पाकिस्तान ने अपनी लकीर को बड़ी करने की बजाय बल्कि दूसरे की लकीर को छोटा करने का प्रयास किया। ये दिक्कत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में जाके कर रही है कि बांग्लादेश में हमें 1971 का क्या करना, बदला लेना है। आईएसआई वहां पे जाके काम कर रही है। बेहतर होता अपने खुद पे फोकस किया होता। और मैं तो जानता हूं कि बलूचिस्तान का जो पूरा मामला बिगड़ा, ये केवल और केवल पाकिस्तान की आर्मी के सही तरीके से टैकल न करने से। मुझे याद आता है 1948 के बाद में, 48 में हम बात करें, वहां पे इंसर्जेंसी हुई। 48 के बाद कई बार वहां पे इंसर्जेंसी हुई, 2005, 2012। अभी हम जो देख रहे हैं 2012 के बाद का देख रहे हैं, 2012 से लगातार चल रहा है। 2005 में भी वहां पे इंसर्जेंसी हुई थी, लेकिन इस कदर नहीं हुई थी। ये तो इस बार इस तरह से हो रहा है जैसे कि पाकिस्तान की सेना हो या पाकिस्तान की सरकार हो कि उनको फुर्सत ही नहीं लेनी है, सोचने का समय नहीं देना है। ना तो सरकार सोच पा रही कि हाउ टू टैकल इट, ना ही सेना सोच पा रही कि हम किसको कैसे टैकल करें। उधर आपका देखिए खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। आप सोचिए हाफिज सईद की इस प्रकार की खबर आ रही है, अगर इस प्रकार की खबर सही होगी तो आप सोचिए किस प्रकार की दहशत जो होगी। और देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हाफिज सईद जैसे लोगों को भी अगर जैसे खबर आ रही है उनके भतीजों को तो मार दिया गया, नहीं, उसका ऐसे खंडन हो लोगों गया को है टारगेट निपुण करने। साहब, वो खंडन हो गया है। ये कहा गया है कि हाफिज सईद सुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि मुजफ्फर अली चौधरी हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, वो और बेहतर तरीके से बता देंगे कि हाफिज सईद सुरक्षित हैं या नहीं। इसके साथ साथ मुजफ्फर साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। 72 घंटे में आपने देखा कि बीएलए ने किस तरीके से पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पहले ट्रेन हाईजैक कर ली, उसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि 90 लोगों को मार दिया गया। टीटीपी कहता है कि साहब पाकिस्तान की सेना कैंसर है और इसको जड़ से उखाड़ कर हम फेंकेंगे और ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान की सरकार के मुखिया के माथे पर शिकन है, पाकिस्तान की सेना में इस बात को लेकर हलचल है या कोई फर्क नहीं पड़ता? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल सिर्फ शक नहीं है, बिल्कुल डर और खौफ का माहौल है और सिर्फ सेना ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर है। और जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक दिन के अंदर 10 से ज़्यादा अटैक हुए और बलूचिस्तान की तो बात ही अलग है ना कि वहाँ पर जिस तरीके से ट्रेन का एक जो वाक़या हुआ उसके बाद में आज भी जो है वो एक और वाक़या बस पे अटैक किया गया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की जान गई है। तो परेशानी है अब, लेकिन ये है कि हालात जो इस तेज़ी से बदले हैं, इस तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हुए हैं कि अभी फ़िलहाल जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है और वो सिर जोड़ के बैठे हैं सारे और सोच रहे हैं कि लेकिन अभी ये पहले जैसे आपने बोला कि
ये पहले की प्लानिंग होती है कि अगर आपको पता चल रहा हो कि आपके कुछ खराबियाँ चल रही हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो ये यहाँ पर मैं समझता हूँ कि थोड़ी गफ़लत बल्कि बहुत ज़्यादा गफ़लत का जो है वो मुज़ाहरा हुआ है हमारी तरफ से, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से कि वो इतना बड़ा एक प्लान बन रहा है कि जिसमें सैकड़ों लोग मिलकर आए और उन्होंने ट्रेन को रोका है और वो लोगों को अगवा किया और उसके बाद में उनको कत्ल किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये फेलियर है एक ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। हम कहने को तो हम जैसे कि आपने भी कहा पूरी दुनिया के अंदर हम पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जी हमारी जो है वो एजेंसी जो है नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से जो हालात ने पलटा खाया है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसपे सिविलियन का नुकसान हुआ है, आर्मी के लोग भी इसमें मारे जा चुके हैं, लेकिन कोई चीज़ें अभी भी कंट्रोल में नहीं। क्वेटा के अंदर 3 धमाके हुए हैं और अभी भी पता नहीं क्या कल को क्या होगा। हम तो हर वक़्त ही एक डर और खौफ के माहौल में बैठे हैं कि अब न जाने क्या खबर आएगी और क्या कहाँ पर बम धमाका होगा और क्या बनेगा। तो ये परेशानी पूरे पाकिस्तानियों को है, पाकिस्तानी जो एजेंसीज़ हैं उनको भी है, सारे परेशान हैं, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आ रहा कि चौधरी किस साहब, तरीके से इस आप चीज़ इस को हल इन किया। इन घटनाओं के लिए किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, कसूर तो इसमें ये देखें जो मामलात हैं जैसे कि महारंग बलोच एक वक़्त आई थी, इस्लामाबाद में आई थी और उनको वहाँ पर किसी ने उनके साथ बैठकर बात नहीं की थी। वो एक मौका था, सुनहरी मौका था कि वहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी भी गफ़लत है कि उन्होंने भी उनको रिजेक्ट किया, उनकी बात सुनने से इनकार किया। हालाँकि वहाँ पर जो पुलिस के लोग थे, उन्होंने भी उनके ऊपर जो है सर्दी के मौसम में औरतों और बच्चों के ऊपर जो है वो पानी फेंका और वो वैसे ही मायूसी के साथ वो गईं और उन्होंने वो कहा था कि मैं यहाँ से मायूस होके जा रही हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो इसमें सारे के सारे कसूरवार हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी कसूरवार है, इसमें हमारी हुकूमत भी, इसमें इदारे सारे के सारे इसके ज़िम्मेदार हैं और वो उसका ख़मियाज़ा जो है वो पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है इस वक़्त। जेकेएस परियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। परियार साहब, चूंकि ये भारत के पड़ोस का मामला है, स्वाभाविक तौर पर भारत की सीमाएं भी संवेदनशील हैं। भारत की रणनीति, भारत की कूटनीति क्या होनी चाहिए? भारत को किस नजरिए से देखना चाहिए इन हालातों को? देखिए, जिस तरह से आप और हम विचार कर रहे हैं और मैं इस बात को पूरी अच्छी तरह से मानता हूं कि हमारे जो कंसर्न्ड मिनिस्टर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं और एनएसए है, इस पे जरूर काफ़ी हद तक काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भारत सरकार इसमें चुपचाप बैठी रहेगी और करना भी चाहिए। मेरा जहाँ तक इसका ये है कि जो आप इंटरनल प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, वो सब ठीक है कि आप उसको डिस्क्लोज ना करें, वो बहुत ही अच्छी बात है। मगर हमें जो है अब इनको किसी को तो इनको एक तरह का डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत स्केटर्ड एरियाज है और उसमें आप देखिए क्वेटा में एक पूरा कोर हेडक्वार्टर है, उनकी आर्मी बैठी हुई है, उसके बावजूद वहाँ होते हैं। बलूचिस्तान में एक अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी होनी जरूरी है और कुछ तो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भारत सरकार को अब ओपनली देना शुरू करना चाहिए। बिना उसके बात आगे बढ़ती नहीं है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी उनके साथ में नहीं है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और उसका इसमें जब भी कोई इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं इंसर्जेंसीज में, कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनकी एंट्री इसमें बाकायदा होती है। जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उनके नाम पे करते हैं, वो ही जो है वो भारत के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ से जो तालिबान के जो हायर्ड जो मिलिटेंट्स थे जो वहाँ पर अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, वो JNK में पहुँच गए, उस तरह की हरकतें होती हैं। तो हमारा इसमें रोल बहुत ज़्यादा होता है। भारत साउथ ईस्ट एशिया का प्रोमिनेंट कंट्री है, सब उसी से ये निकले हुए हैं। तो अगर कोई भी अनरेस्ट बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो अरब सागर का जो इलाका है और JNK का खैबर पख्तूनख्वा से हम उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। रहा सवाल बलूच का, तो बलूच एक छोटे छोटे स्कैटर्ड ग्रुप्स करके टारगेटेड अटैक्स कर रहे हैं। लिबरेशन करने के लिए उनको जो है चाइना की आर्मी, एक पाकिस्तान का एक अलग डिवीजन जो है ग्वादर पोर्ट में लगा हुआ है, 2 कोर उनकी लगी हुई हैं, उन सब के खिलाफ इनको भले ही वो टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट है, मगर वो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में जाने की हालत में बलूच आर्मी की स्ट्रेंथ और उनके वेपन्स वो नहीं है। वो छोटे छोटे ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसमें सफल हो रहे हैं, दुनिया का ध्यान अपने तरफ बढ़ा रहे हैं, बट दुनिया का सपोर्ट उनको नहीं मिला है। तो दुनिया में उनकी जो वास्तविकता है, उनकी जो परेशानियां हैं, जिस तरह से उनके जीनोसाइड हुआ है, उनके रिसोर्सेज खत्म किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें भारत का रोल
काफी ज्यादा होना चाहिए। और भारत सरकार ही नहीं, हम सब भारत के जो वासी हैं, हमारा मीडिया है, उस सबको जैसे आप आगे इसको मुहिम की तरह ले रहे हैं, इसको सबको एक ऑल आउट मोमेंट हमको इसको करना चाहिए। मेरे साथ चौधरी साहब जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, हमारे जो निपुण साहब हैं वो भी उनको भी थोड़ी जिज्ञासा थी। मैं भी ये इस बात को जानना चाहता हूं कि हाफिज सईद, क्योंकि जब हाफिज सईद के भतीजे को मारा गया उस वक्त गोली मारी गई, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई, तब ये कहा गया कि उस गाड़ी में, एक गाड़ी में हाफिज सईद भी था, उसे भी गोलियां लगी हैं, वो मारा गया है। लेकिन हकीकत क्या है? वो मारा गया है, घायल है, या वो सुरक्षित है? देखिए, अभी ये सोशल मीडिया के ऊपर ये रात को जो खबर गर्दिश कर रही थी कि ये इस तरह वाकया हुआ है, और लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि यकदम से जो हाफिज सईद का नाम जो है वो उसको दबा दिया गया है, उसको कवर कर लिया गया है। तो इसमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई कि हाफिज सईद वहां पर मौजूद था या नहीं था। पहले बात जरूर हुई है, अभी मैं कुछ पोस्ट भी पढ़ रहा था, उसके अंदर भी ये बताया गया कि हाफिज सईद वहां पर जो है उसके साथ मौजूद था और उसको भी गोली का निशाना बनाया गया है। लेकिन फैसल नदीम जो उसका भतीजा या भांजा था, जो अबू कताल के नाम से जी, अबू जाना कताल। जाता है, हाँ, उसकी जरूर वो डेथ कंफर्म हुई है कि वो उसकी डेथ है। लेकिन अभी सोशल मीडिया के ऊपर ही शायद मेरे ख्याल में कुछ एक्शन लिया गया है कि इस खबर को दबाया जाए या इस खबर को जो है वो ज्यादा ना फैलने दिया जाए। तो हाफिज सईद का नाम वहां से खत्म किया गया और इस खबर को भी जो है वो वहां पर बताया जा रहा है कि ये खबर गलत है। हालांकि ये वाकया जो है वो कल रात को जो है जेहलम के अंदर ये पेश आया है और इसको अब कवर करने की कोशिश की जा रही है कि इस वाकये को किसी न किसी तरीके से दबा दिया जाए, ताकि इंटरनेशनल तौर पर ये हाफिज सईद का नाम अगर आ जाता है तो वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो उसको डिक्लेयर किया हुआ है कि वो जेल के अंदर मौजूद है और वो अगर इस तरह आज़ादाना उसकी मूवमेंट शो हो जाती है तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए मसले बन सकते हैं। तो इस खबर को अभी फ़िलहाल जो है वो कंफर्म नहीं किया जा रहा है और ना ही इस खबर को फैलने दिया जा रहा है। इस खबर को काफ़ी हद तक जो है वो लेकिन दबाने में फिर भी आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं, आपके कुछ सूत्र होंगे, कहीं ना कहीं से आपको पता चला होगा, क्या वाकई इस हमले में हाफिज सईद मौजूद था? जी, देखिए, पहले जो खबर ये हमारे तक पहुंची थी उस खबर के मुताबिक इस हमले के अंदर हाफिज सईद मौजूद था। लेकिन उसके बाद में जब ये खबर फैल गई, लोगों को पता चल गया, उसके बाद में इस खबर को जो है वो दबाया गया है और इस चीज़ हाफिज सईद का नाम वहाँ से कोशिश की जा रही है कि लोग जो है हाफिज सईद का नाम ना लें और इस खबर को जो है वो सिर्फ अबू कताल तक ही रखें कि अबू कताल वहाँ पर मौजूद था और उसी की डेथ हुई है, उसी के ऊपर फायरिंग हुई है। लेकिन जो पहली खबर हमारे तक पहुंची थी उसके मुताबिक इस हमले के अंदर हाफिज सईद के ऊपर भी अटैक हुआ है और वो भी शदीद जख्मी हालत में ये उसको बड़ी बात हॉस्पिटल है, लिया। बड़ी बात है। निपुण साहब जो चिंता जाहिर कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप भी कह रहे थे कि भाई वो तो जेल के अंदर था, लेकिन वो सरेआम अगर पाकिस्तान की सड़कों पर घूम रहा है तो स्वाभाविक अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जो बात उठाता रहा है कि भाई पाकिस्तान की ही सरजमी है जहां पर दुनिया भर में आतंकवादी घटनाएं करने वाले लोगों को पाकिस्तान में पनाह दी जाती है और वो बड़े ऐशो आराम के साथ वहां पर रहते हैं। चूंकि इसमें बात इसलिए भी दम है, आपने भी कहा कि जो हमला हुआ था, आपको भी और तमाम पाकिस्तान के पत्रकारों को इस बात की जानकारी थी कि वहां पर हाफिज सईद भी था, लेकिन बाद में इस बात का खंडन आ गया था कि नहीं नहीं, हाफिज सईद नहीं था, अबू कताल था। लेकिन यह बात भी सच है कि हाफिज सईद के साथ अबू कताल हमेशा साए की तरह रहता था, उसकी परछाई की तरह उसके साथ रहता था, और अगर वो मारा गया है तो स्वाभाविक तौर पर हाफिज सईद भी होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी इनकार किया जा रहा है। मुझे लगता है सुमित पीर साहब, एक और बड़ा संकेत और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि जो तमाम दूसरे देश हैं, अमेरिका है या भारत की खुफिया एजेंसी हैं, वो तो पता कर ही लेंगी कि घायल हुआ है, मरा हुआ है, हमले में था या नहीं था हाफिज सईद। देखिए मनोज जी, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर वो मर भी गया है तो पाकिस्तानी 10 क्या 15 साल क्या 25 साल तक कोशिश करेंगे कि उसके भूत को जिंदा रखें। क्यों? उस भूत के नाम पे बहुत काम होते हैं, बहुत व्यापार, बहुत व्यवसाय चलते हैं, बहुत फंडिंग आती है, बहुत दाएं बाएं होता है। चौधरी साहब मुस्कुरा रहे हैं, ये समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अगर दाऊद भी कल को निपट जाता तो 10-15 साल तक कोई मानेगा थोड़ी ना दाऊद गया, क्योंकि उसके नाम पे जो बिजनेस चलता है, जो व्यवसाय चलता है, जो हफ्ता आता है, जो हिस्से बढ़ते हैं, वो तो हम जारी रखेंगे ना। हमारा ऑब्जेक्टिव है ऐसे लोगों को जिंदा रखना। देखिए, ये एक हकीकत है कि
सबको पता है हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है, सबको पता है सबसे बड़ा आईएसआई का एसेट है, कल्टीवेटेड एसेट है हाफिज सईद। कहने को तो वो एनजीओ चलाता है। अब पाकिस्तान की जेल में ऐसे चमत्कार होता, लकवी था या मक्की था, दोनों में से एक था, उसके तो बच्चे भी हुए जेल के अंदर। वो कागजों में जेल में बंद था, सजा काट रहा था, पर उसके बच्चे हुए हैं जी जेल के अंदर। तो यहाँ जेल और जेल का तो खेल चलता है, देखिए जेल का खेल चलता है, वहां जेल वेल तो होती नहीं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर आज आप हाफिज सईद को डेड डिक्लेयर करेंगे तो ये आईएसआई के कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान लगेगा। अब तुम अपने सबसे बड़े एसेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और कौन है ये अननोन गनमैन? कहां से आते हैं ये अननोन गनमैन? हमेशा एक एक करके सबको निपटा रहे, ऑर्गेनाइजेशनों को खाली कर रहे हो। और विडंबना ये है, आज तक किसी चिड़िया के बच्चे को नहीं पकड़ पाए, एक चिड़िया का अंडा नहीं ढूंढ पाए। और इतनी बड़ा मंत्र शस्त्र तंत्र मंत्र जो भी है तुम्हारा, इतना बड़ा शासन प्रशासन चला रहे हो, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी बचा रहे हो। बलूचिस्तान में आपको नहीं पता क्या हो रहा है, केपीके में आपको पता नहीं क्या हो रहा है, सराय की बेल्ट में आपको हवा नहीं, सिंधु देश में आपको हवा नहीं। ब्रास बन गया तब आपको पता नहीं कि हमले पे हमला हो रहा। और जले पे नमक अगर कम न छोड़ा तो हाफिज सईद का भतीजा मारा गया, और अब आप कह रहे हो कि नहीं जी हाफिज सईद वहां नहीं था। यानी कि आज अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब मैं बताऊं, इन्होंने एक बंदा मारा है, इनकी एजेंसी ने, नाम है शकीर मुनीर, आ जाएगा कुछ घंटों में नाम। ये लश्कर इस्लाम का था, इसको आईएसआई ने मारने का काम किया और कुछ घंटों में इसकी खबर आएगी। अब देखिए, ये भी अगर शकीर मुनीर के जैसे लोग इसलिए मार रहे कि नहीं, डाउट है क्या नहीं है। पर विडंबना ये है, क्या आज तक आईएसआई किसी भी अपने अफसर या एसेट को बचा पाई? क्या आईएसआई अपने फौजियों को बचा पाई? और जो 214 लोगों की बात बलोच करते हैं मनोज जी, उसमें आईएसआई के भी तो लोग थे, वो भी तो स्ट्रेन में थे। तो जहां आप अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे, अपने एसेट्स को नहीं बचा पा रहे, तो चीनियों को कहां से बचाओगे? अपने नेताओं को कैसे बचाओगे? आसिम मुनीर साहब गए तो थे बन्नू, बोला जिसने बन्नू किया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब बन्नू करे हुए हफ्ता 10 दिन हो गए, उसके बाद इतने बड़े कांड हो गए, 4 बड़े कांड हो गए, और कल सुबह तक क्या हो जाए ना आपको पता ना मेरे को पता है। और बिल्कुल ऐसे में आपने अगर आप सही कहा। हताशा निपुण साहब देखेंगे, मेरे साथ बने हुए। निपुण साहब कौन है जो हिंदुस्तान के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है? चाहे बात कनाडा की हो, बात पाकिस्तान की हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की सरजमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आतंकवादी घटनाएं की, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम किया। कौन है वो? देखिए मनोज जी, अभी जैसे मैं सुबह जो सुन रहा था, बिल्कुल उनकी सही बात है। और देखिए, एक बात आपने जो कहा कि कौन है वो अज्ञात व्यक्ति जो ऐसी घटनाएं कर रहा है, अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान तो हमारा नाम लेता है कि भैया भारत कर रहा है। जैसे हम देखें कि जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें खुलकर वो हमारा नाम लिए, हमने भी उनको उस हिसाब से जवाब भी दिया, हमारे विदेश मंत्री ने जवाब भी दिया। लेकिन बात यह है कि क्या हमारी रो वाकई में इस प्रकार से एक्टिव होगी और किसी को अपॉइंट करनी होगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। रीजन क्या है कि हम पॉलिटिकली सपोर्ट करने की बात करते हैं। खुद हमारे पीएम ने लाल किले की प्राचीर से, दो आपको याद होगा 2016 में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम बलूचिस्तान की जो आवाज है उसको उठाएंगे और उसको हम लोग क्या करें, समर्थन देंगे। तो हमने उस हिसाब से पॉलिटिकली सपोर्ट करने की हम बात कर सकते हैं, मानवाधिकार की बात कर सकते हैं, हम इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। लेकिन हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, कौन कर रहा है ये बात लाजिब है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि जो वो तस्वीर हम देखना चाहते हैं वो पर्दे के पीछे कुछ और होती है। होता क्या है कि जैसे हम बात करें बीएलए की बात करें या टीटीपी की हम बात करें, खास तौर से बीएलए की बात करूं, बीएलए लगातार ये चाहता है कि जिस प्रकार दुनिया मुझे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहती है, टेररिस्ट एक तरह से संगठन मुझे कहती है, मुझे ये दुनिया जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट ना करे। और रियलिटी यही है कि बीएलए जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दे आर द फ्रीडम फाइटर। और ये अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान है। पाकिस्तान जैसे बोलता है उसी भाषा में आप देखिए तो बलूचिस्तान के लोग आपके फ्रीडम फाइटर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिव एंड टेक का रिलेशन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीएलए हो या टीडीपी हो, वो इस प्रकार के हमले कराकर इस प्रकार के लोगों को जो भारत के एंटी हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं भारत को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कि देखो साहब, हमने आपके दुश्मनों को मारा है, आपके दुश्मनों को हमने कत्ल किया है, अब आप हमें थोड़ा समर्थन दीजिए, कम से कम पॉलिटिकल समर्थन दीजिए। आप उठाएंगे हमारी आवाज को, हमारी बात को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो हमको अब बोलता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उस पर कंट्रोल होगा, रोक लगेगी। और हम एक जिम्मेदार की तरह दिखते हैं। बीएलए का देखिए जो एक्टिविटी आपने देखा, जब ट्रेन को हाईजैक किया तो महिलाओं को, बच्चों को छोड़ा जाना, ये जो जेस्चर था, ये कहीं ना कहीं आप इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं कह सकते हैं, ये आप इंसर्जेंट ग्रुप्स का तो कह सकते हैं। क्योंकि देखिए इंसर्जेंट ग्रुप्स और टेररिस्ट में अंतर होता है। टेररिस्ट ग्रुप किसी को भी अटैक करेगा,
चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो। लेकिन जो इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं वो कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, एक बात तो इंटरेस्टिंग और, कि उन्होंने पंजाबी और बलूचों को अलग करके भी काम किया। इसके अंदर उन्होंने ये भी दिखाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार का एट्रोसिटीज पंजाब के द्वारा, पंजाबी कम्युनिटी के द्वारा वहां पर हो रही है, हम उसका भी कहीं ना कहीं क्या करें, रिवेंज ले रहे हैं। तो मैं इसको कई मसलों में कई तरीके से समझने का प्रयास कर रहा हूँ, उस पूरे इंसिडेंट को। मुझे जी लगता है, मनोज जी। और दर्शकों को भी आप समझा रहे हैं बेहतर तरीके से। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की सेना के भरोसे वो आतंकवादी संगठन जो दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, और पाकिस्तान की सेना हमेशा उनको यह भरोसा देती रही है कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे, संभाल कर रखेंगे, हम पर भरोसा कीजिए। लेकिन अब किस तरीके से वही आतंकवादी पाकिस्तान की सेना को, आईएसआई को बरगला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सुना रहे हैं, पाकिस्तान के लगातार हमलों से तिलमिला रहे हैं। सुनिए आतंकी सैफुल्लाह पाकिस्तान की सरकार और सेना पर किस तरीके से बरस रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान से अब बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उसमें लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह ने कहा है, लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह ने शहबाज सरकार पर निशाना साधा है। लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह कहते हैं कि हमलों से पाकिस्तान दहल रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में खून खराबा हुआ। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान ने अपनी नीति बदल दी है। ये कोई और नहीं बल्कि ये आतंकी सैफुल्लाह इस बात का जिक्र कर रहा है। गिरफ्त में था कि हमारे बदनसीब हुक्मरान ये आलमी प्रेशर का शिकार हुए, आलमी प्रेशर का शिकार हुए। वो बलूचिस्तान को गर्म करेगा, वो खैबर पख्तूनख्वा को गर्म करेगा, वो तुम्हारी मस्जिदों को माफ नहीं करेगा, तुम्हारे मदरसों को माफ नहीं करेगा, तुम्हारे बाजारों को माफ नहीं करेगा, तुम्हारी दरसगाहों को माफ नहीं करेगा, तुम्हारे मुल्क को वो अदमे इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। ये हुज्जत के तौर पे, दलील और बुरहान के तौर पे ये बात अपने फैसला साजों को जाके बता देना है। मुजफ्फर अली चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, अब तो आतंकवादी सरकार को आईना दिखाने लगे हैं। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। अभी आज मैं आपको बताऊं कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज से ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। उस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन बदर रखा गया है। जो पहली जंग हुई थी मुसलमानों की, उस जंग का नाम भी बदर था। और ये इस जो है इसका नाम भी ऑपरेशन बदर रखा गया है। और इसमें 4 जो इनके ऑब्जेक्टिव हैं, कि 4 ऑब्जेक्टिव ये उन्होंने गेन करने हैं। एक तो ये है कि दहशतगर्दों के जो सरगुना हैं उनका खात्मा करना है, और उनके तमाम नेटवर्क जो है वो ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर के ऊपर अटैक हो रहे हैं बार बार, उनको किस तरीके से रोका जाए। और अफ़गानिस्तान में जो कह रहे हैं कि जो दुश्मन छुपे हुए हैं, उनकी जो साजिशें हैं, उनकी जो प्लानिंग है, उनको कैसे जो है नाकाम बनाना है। और तीसरा जो बहुत अहम पॉइंट है इस ऑपरेशन का, उसके मुताबिक ये है कि इसमें जो लोग हैं, जो लोग अब अग्रेसिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा आ गया था कि हमारी एजेंसी जो है अभी मौसर कारकर्दगी नहीं दिखा रही, कुछ अच्छा काम नहीं कर रही। तो उनके अंदर भी अब ये प्लान कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से उनके अंदर अपनी बात रखनी है, उनको कैसे जो है वो मोटिवेट करना है कि नहीं, हम आपके साथ हैं और हम आपका जो दिफा कर पाएंगे। और उनको भी यहाँ पर प्लानिंग है कि उनको भी कुछ असलहा वगैरह देकर ये जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ मुनज़्ज़म किया जाएगा। और चौथा ये है जो मेन अहम पॉइंट है, उसके अंदर ये है कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर जो है वो अटैक किए जाएंगे। उसमें फ़िज़ाई कार्रवाई भी होगी, एयर स्ट्राइक भी किए जाएंगे, और उसके अंदर ज़मीनी जो कार्रवाई है उसको भी किया जाएगा, और उनका मुकम्मल तौर पर ये ख़ात्मे की कोशिश की जा रही। तो आज से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑपरेशन बदर का आगाज़ हो रहा है।
और उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा से इसको स्टार्ट किया जा रहा है और बाद में इसका जो दायरा कार है वो बलूचिस्तान तक बढ़ाने का प्लान है। फिलहाल इसको आज से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से ऑपरेशन बदर का जो आगाज मुझे किया लगता है कि टीटीपी ने जो धमकी दी थी और टीटीपी ने जो अल खंदक ऑपरेशन चलाने का जिक्र किया था, अब देखिए अल खंदन ऑपरेशन टीटीपी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की सेना, उसकी सुरक्षा एजेंसियां और उसके जितने भी मददगार हैं उनको निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान की सेना कैंसर है, 70 साल से देश को बर्बाद कर रही है, उखाड़ फैलेंगे। उसके जवाब में पाकिस्तान की आर्मी ने बदर ऑपरेशन स्टार्ट किया है और यह ऑपरेशन आज रात से शुरू हो गया है और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से यह शुरू किया गया है। यानी कि टीटीपी अपना ऑपरेशन शुरू करे उसके पहले पाकिस्तान की आर्मी ऑपरेशन शुरू कर रही है। लेकिन इस बीच तमाम आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग अब सरकार से पूछ रहे हैं कि जब तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो तुम हमारी सुरक्षा क्या कर पाओगे। अजय जांडियाल विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए मनोज, हमारे एक साथी पत्रकार जिन्होंने पाकिस्तान से अभी कहा कि टीटीपी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। 5 महीने पहले बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ भी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ था, मगर नतीजा आज अगर आप देखें तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान में भी इसी तरह से लगातार हमले चल रहे हैं। टीटीपी के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया, उसको बीच में रोका और उसके बाद कहा गया कि हम टीटीपी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। ये तकरीबन 15 दिन पहले की बात है, मगर उसके बावजूद भी नतीजा देखें तो सिफर है। दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो दरअसल ऑपरेशन को चला तो रही है मगर इन इलाकों में उनकी पैंठ नहीं है। ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैंठ ना होने के चलते आप देखिए पिछले 4 दिनों में 7वां हमला, और बलूचिस्तान में आप देखें जिस तरीके से बस पर हमला हुआ और उससे पहले ट्रेन को हाईजैक किया गया, पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, इससे पहले एक सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था, सुसाइड बॉम्बर थी फीमेल, उसने अटैक किया था। इसी तरह से तालिबान के जो है टीटीपी के जो अटैक चल रहे हैं। तो ये सिलसिला दरअसल इन्होंने बड़ा ऑपरेशन तो बड़ी देर से चलाया हुआ है मगर उसका नतीजा अभी नहीं मिल पा रहा है। और उसी कारण आप देखें तो लोगों में इनसिक्योरिटी ज्यादा है। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम इनके भरोसे रहेंगे तो हम किस तरफ जाएंगे ये पता नहीं। और आम लोग जिस इलाके में ये कह रहे हैं कि हमारे साथी पत्रकार ने बताया कि इनको हथियार देने की बात की जा रही है लोगों को, वहां दिक्कत ये हो गई है कि हथियार लोग लेने को इसलिए नहीं तैयार क्योंकि वहां पर आप सोचिए कि पाकिस्तानी सेना के लोगों को किस तरीके से जो है किडनैप करके उनकी हत्याएं हो रही हैं, अबडक्शन हो रही है, उसके बाद जो है हत्या कर दी जाती है। तो ज्यादा खतरा, ज्यादा दहशत लोगों में ये है कि सेना से हो सकता है बचाएं मगर इनसे बचेंगे नहीं। ये बड़ी एक मुसीबत इस वक्त पाकिस्तान के सामने है। ये बड़ी बात है। जेके एस परियार साहब मेरे साथ मौजूद है। परियार साहब, हमने देखा बलूच के लड़ाके लगातार पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान उन्हें आतंकवादी ही कहता है, धमाके कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। इस बीच टीटीपी ने भी संकेत दे दिया था और टीटीपी ने अल खंदक अभियान चलाने की बात की थी सेना के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ। अब उसके जवाब में जैसा कि पाकिस्तानी पत्रकार मुजफ्फर अली चौधरी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना भी, पाकिस्तान की आर्मी भी आज रात से ही बदर ऑपरेशन चलाने वाली है खैबर पख्तूनख्वा में और वहां पर वो एयर स्ट्राइक भी करेगी, जमीनी सैनिकों के साथ भी लड़ेगी और तमाम वहां पर जो मुजाहिदीन हैं, आतंकवादी संगठन के लोग हैं जो गोरिल्ला वार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें हथियार और तमाम वेपन भी उपलब्ध कराएगी। तो कुल मिलाकर क्या संकेत होंगे? मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान आर्मी का कोई ऑपरेशन बदर ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका अफगानिस्तान से लगा हुआ है, बलूचिस्तान का जो इलाका ईरान और अफगानिस्तान से लगा हुआ है, वहां पर इतना पाकिस्तान आर्मी को एक्सेस ही नहीं हो पाती है। 50 साल तक तो पाकिस्तान आर्मी का एक सिपाही तक उन इलाकों में नहीं घुस पाया था। ऐसा वहाँ के टेरेन और लोगों का वहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। तो ये एक दिखावे का है। बड़े सिटी के आसपास से थोड़ा बहुत उसमें एक्शंस कर सकते हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा के जो मेजर हाइड आउट्स हैं जहाँ पर कि अफगानिस्तान से तालिबानीज आते हैं, दूसरे
आतंकवादी भी उसमें रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी रहे, वहां पर इनका कोई इसमें वजूद चलना नहीं है। वही हालत बलूचिस्तान की, कोई भी ऑपरेशन किसी भी आप किसी लोकल पॉपुलेशन के खिलाफ चलाएंगे तो उसको कोई सपोर्ट मिलता नहीं है। आर्मी तभी सफल होती है जब उसको वहां का लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है और वहां की जनता का उसको एक तरह से मोरल सपोर्ट होता है। पाकिस्तान की आर्मी को ये मोरल सपोर्ट ना खैबर पख्तूनख्वा में मिलना है, ना बलूचिस्तान में मिलना है, क्योंकि उन्होंने वहां पर तो आतंक एक तरह से फैलाया, हत्याएं करी है, बलात्कार किए, और रिमोटेस्ट एरियाज में वो जा नहीं पाएंगे। और ये जितने भी इनके BLA के हैं या खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे भी जो ऑपरेशंस एक्टिव हैं, वो लोग ऐसे हाइड आउट्स में जहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस हो नहीं सकती है, और वहाँ पर जो है अटैक करके एयर स्ट्राइक्स का उनमें इतना जोर नहीं पड़ता है। वहाँ पे गुरिल्ला अटैक्स ही काम होते हैं, और पाकिस्तान आर्मी इस तरह की एक्शंस में बिल्कुल ही वो माहिर नहीं है। वो कुछ एयर स्ट्राइक करा के दिखा देंगे। इससे पहले ज़रबे अज़ब हुआ था, जो आपने देखा होगा कि पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था ज़रबे अज़ब, उसमें पाकिस्तानी आर्मी ने अच्छा जो है वो किरदार अदा किया था, देखा नहीं, होगा। लेकिन मुजफ्फर अली साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप पहुंच रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर आप हमले करने की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि जो तालिबान TTP के लोग हैं, तालिबान के लोग हैं, वो तो पाकिस्तान में सभी जगह फैले हुए हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की आर्मी और सेना तक में घुसे हुए हैं, और वो हमेशा जिस तरीके से हमले करते हैं, गोरिल्ला वार करते हैं, पाकिस्तान के स्कूल में हमला किया, वो सबने देखा कि कितना बीभत्स दर्दनाक वो हादसा था। वो कहीं भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस तरह के हमले कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो इससे पहले भी जो पेशावर के अंदर एक मस्जिद के अंदर हमला हुआ था, जो पुलिस लाइन की मस्जिद थी, उसमें भी एक जो वहाँ का जो एक मुलाजिम था, उसने पूरी की पूरी जानकारी जो दहशतगर्दों को दी थी, और वो गिरफ्तार भी हुआ था। आपकी बात सही है कि हर जगह पर इनके लोग मौजूद हैं। एक्चुअली तालिबान है कौन, इसको समझना ज़रूरी है। जी। तालिबान लोग हैं वही जो पाकिस्तान के मदरसों से पढ़ के निकले हैं। तालिब का मतलब है स्टूडेंट, और देवबंदी। ये सारे के सारे पाकिस्तान के मदरसों से इन्होंने तालीम हासिल की, स्टडी हासिल की है। उसके बाद में ये वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो इनका मिशन इनको दिया गया था, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ना, और वहाँ पर ये लड़े। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़कर जब फ़ारिग हुए, इधर आपकी तरफ इनको कश्मीर के अंदर फिर इनकी ड्यूटी लग गई। अब कश्मीर से जब ये वहाँ से मार खा के निकले तो बाहर, फिर अब इनके पास काम नहीं था, तो अब ये फिर वो वापस पाकिस्तान के ऊपर ही ये हमले कर रहे हैं। तो ये लोग वही हैं, इनकी जड़ें भी इधर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इनके हमदर्द भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और बहुत सारे लोगों की जो खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से एक शरिया, एक कानून, एक अमल दरामद जिसका अफगानिस्तान में हो रहा है, उसी तरीके का एक मॉडल वो चाहते उसको हैं कि पाकिस्तान में लागू के किया जाए। और पाकिस्तान में तालिबान शरिया लागू करने की बात भी कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान से बहुत बड़े संकेत निकल कर आते हैं। क्या पाकिस्तान ये बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा, या जिस तरीके से TTP धमकी दे रहे हैं, जिस तरीके से बलूच के लड़ाके पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के लोगों को चिन्हित कर मार रहे हैं, वो घटना लगातार बढ़ती जाएंगी। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में बड़ा संकेत पाकिस्तान की तरफ से निकल कर आएगा, और हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो विस्तार से मेरे साथ चर्चा कर रहे थे।